नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 27 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के, 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई की ये जो नई स्कीम है, साल में 10th के बच्चे 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। इंटेंट अच्छी है बट इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, तो पहले ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, सी राजा मोहन का आर्टिकल है। आर्टिकल देखो इस चीज़ पे फोकस करता है कि रशिया यूरोप को यूएसए से हमेशा से अलग करना चाहता था। रशिया चाहता था यूरोप और यूएसए की दोस्ती टूट जाए, और ट्रंप के चलते ऐसा हो भी रहा है। लेकिन देखो अब यूरोप ना खुद से मिलिट्री पे ज़्यादा फोकस करेगा, खुद से मिलिट्री पे स्पेंड करेगा, तो रशिया को दिक्कत आ सकती है। क्या यूरोप अकेले दम पे रशिया का मुकाबला कर सकता है? वो सारी चीजें हैं सी राजा मोहन के इस आर्टिकल में जो हम डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे आर्टिकल द हिंदू का है, रोल ऑफ कम्युनिटीज इन कंजर्विंग वाटर। कम्युनिटीज का रोल पानी को कंजर्व करने में, कहां गलती हो रही है, क्या कम्युनिटीज कर सकती हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन से पहले कोट देख लीजिए। प्लेटो का कोट है, रियलिटी इज क्रिएटेड बाय द माइंड, वी कैन चेंज आवर रियलिटी बाय चेंजिंग आवर माइंड। वैसे तो देखो पीएसआईआर में ना प्लेटो की एक अलग से थ्योरी आती है आइडियाज वाली, वहां पे केव के कंसेप्ट से वो समझाते हैं रियलिटी क्या है। लेकिन हम थोड़े ना जनरल स्टडी के कंसेप्ट से देखते हैं, वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ज़रा नहीं देखेंगे इस कोट को। क्या कहना चाहते हैं इस कोट में प्लेटो देखो ये कहना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं ना वही हमारी रियलिटी बन जाती है। मतलब दुनिया जैसे है वैसे नहीं होती, बल्कि जैसे हम दुनिया को देखते हैं ना वैसे दुनिया बन जाती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। एक आदमी, मतलब 2 आदमी हैं, महेश और रमेश। वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं, देखो एक आधा भरा हुआ पानी का गिलास, जो घिसा पिटा एग्जाम्पल है जो काफी बार दिया जाता है। अब महेश कहता है कि पानी जो है आधा खाली है, रमेश कहता है पानी आधा भरा हुआ है। तो दोनों ने ना सेम पानी का गिलास आधा भरा हुआ देखा, बट महेश ने अलग पर्सपेक्टिव से देखा कि आधा खाली है, रमेश ने अलग पर्सपेक्टिव से देखा कि आधा भरा हुआ है। बस यही है दुनिया। जो हम सोचते हैं दिमाग में होता है ना, वही दुनिया बन जाती है। यूपीएससी के देखो 2 एस्पायरेंट्स, दोनों एवरेज हैं। एक देखो टफ पेपर को लेके घबरा जाता है और बोलता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा पॉजिटिव अप्रोच के साथ बोलता है कि टफ है तो सबके लिए टफ है, करेंगे, उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। तो सारा जो खेल है ना वो माइंडसेट का है। एक कहानी जो शायद मैंने आपको पहले भी सुनाई है, 20 सेकंड में सुनाता हूं फिर से। एक बार ना एक जूते बनाने वाली कंपनी थी जिसका नाम था XYZ। वो ना अपने एक मैनेजर को भेजती है, मैनेजर 1 भेजती है एक आइलैंड पे कि देख क्या वो वहां पे अपने जूते को बेचने का स्कोप है या नहीं है। तो मैनेजर 1 वहां पे गए, उन्होंने जाके देखा, अरे सारे नंगे पैर घूमते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जूते बेचने का कोई स्कोप नहीं है। और दूसरे नंबर पे फिर दोबारा से मैनेजर 2 को भेजा XYZ कंपनी ने कि तुम जाओ यार, तुम इस आइलैंड पे देख के आओ। तो मैनेजर 2 ने देखा कि कोई भी वहां पे जूते नहीं पहन रहा था, सारे नंगे पैर घूम रहे थे। तो फिर ना मैनेजर 2 ने बोला अपनी बॉस को कि सर बहुत ज्यादा स्कोप है, जहां पे तो कोई भी जूते वगैरह नहीं पहन रहा है, इतनी बड़ी मार्केट है, हम इनको जूते पहनाएंगे, बेचेंगे मार्केटिंग के थ्रू। तो सिचुएशन देखो सेम थी। M1 मैनेजर 1 डिमोटिवेट हो गया कि यहां पे तो मार्केट ही नहीं है, कोई पहनता ही नहीं है। मैनेजर 2 उसने देखा कि बहुत बड़ी मार्केट है, कोई भी नहीं पहन रहा है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, हम इनको कन्विंस करवाएंगे। तो अप्रोच का फर्क है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में जो फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, सीबीएसई की देखो एक साल में 2 एग्जाम की जो स्कीम है ना, बल्कि वो देखो चीजों को ना ओवर कॉम्प्लिकेट कर देती है। कैसे, इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेस्ट देखो ये है, सीबीएसई ने ना एक नया सिस्टम प्रपोज किया है क्लास 10वीं के लिए। क्या है? इसके तहत ना 2026 से यानी नेक्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स ना 2 बार एग्जाम दे सकेंगे। पहला देखो फरवरी मार्च में और दूसरा मई में। और स्टूडेंट्स के पास में ना देखो चॉइस रहेगी। वो स्टूडेंट्स जो दूसरी बार एग्जाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि पहली बार में उनका स्कोर ठीक ठाक है, हम दूसरी बार एग्जाम नहीं देना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के पास में चॉइस है, मर्जी है उनकी कि दूसरी बार उन्हें एग्जाम लेना है या फिर नहीं लेना है। सीबीएसई का देखो ये कहना है, इससे ना स्ट्रेस कम होगा, स्टूडेंट्स को एक और मौका मिलेगा, और इससे बच्चों का ना होलिस्टिक असेसमेंट प्रमोट होगा। ऐसा नहीं कि साल के अंत में सिर्फ 3 घंटे का एग्जाम जो आपका फ्यूचर तय करेगा, नहीं, होलिस्टिक असेसमेंट होगा। देखो सुनने में तो ये स्कीम अच्छी लगती है,
बट राइटर बोलते हैं जब डिटेल में हम जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन में तो राइटर ये बोलते हैं। इसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से हम आर्टिकल को डिस्कस करें तो सीबीएसई का देखो ये कहना है, ऑब्जेक्टिव इस स्कीम को लाने का ये है, पहली तो चीज़ ये जो एक साल में 2 एग्जाम्स की स्कीम है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में अलाइन करती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, इस पॉलिसी का ये कहना है रोट लर्निंग को, यानी जो रट्टा मरवाया जाता है स्कूल में, उसको हटाया जाएगा और कंसेप्चुअल लर्निंग पे फोकस किया जाएगा। तो इसी थीम पर आगे चलते हुए ये 2 एग्जाम्स का प्रोविजन किया गया है एक साल में। इससे जो रट्टाफिकेशन है वो दूर होगा, कंसेप्चुअल लर्निंग प्रमोट होगी, ऐसा कम से कम सीबीएसई का कहना है। अब होगी नहीं होगी वो इस आर्टिकल में आगे हम डिस्कस करेंगे। सीबीएसई देखो ये भी कह रही है कि नए जो एग्जाम्स हैं वो सिर्फ कोर कंपिटेंसीज टेस्ट करेंगे, ना कि रट्टा मार के जो रिजल्ट आता है उसको टेस्ट किया जाएगा। बट देखो सवाल ये है कि सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे चेंज होगा? क्या सीबीएसई जो क्वेश्चन पेपर देती है उसका तरीका भी बदला जाएगा? ये अभी तक सीबीएसई ने क्लैरिफाई नहीं किया है। अगर सीबीएसई क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज नहीं करेगी तो फिर एग्जाम तो वही रहा ना, बस पहले एक बार रट्टा मार के स्टूडेंट्स पास होते थे, अब 2 बार रट्टा मार के पास होना पड़ेगा अगर क्वेश्चन पेपर ही चेंज नहीं किया। और क्या इसके लिए जो टीचर्स हैं उनको नए तरीके से ट्रेन किया जाएगा? भाई टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा कि अब देखो आपको ना इस प्रकार से पढ़ाना है कि बच्चों में कंसेप्चुअल लर्निंग प्रमोट हो। अगर नहीं, टीचर्स को नए तरीके से ट्रेन नहीं किया जाएगा तो फिर कैसे रोट लर्निंग जो है वो दूर होगी और कंसेप्चुअल लर्निंग प्रमोट होगी? इस बारे में कोई डिटेल अभी तक नहीं आई है। दिक्कत समझ गए ना? अगर देखो क्वेश्चन पेपर सेम पैटर्न पे होगा तो स्टूडेंट्स कोचिंग पे डिपेंड रहेंगे, पहले की तरह रोट लर्निंग पे डिपेंड करेंगे, तो फिर ये सिस्टम बेकार हो गया। सीबीएसई की सिर्फ नई नई बातें हैं कि हाँ साल में 2 बार पेपर लेने से रोट लर्निंग दूर होगी और कंसेप्चुअल लर्निंग प्रमोट होगी। फिर देखो इसके बाद सीबीएसई का ये कहना है कि एक साल में 2 बार बच्चों के पास में ऑप्शन रहेगा एग्जाम लेने का, तो इससे स्ट्रेस कम होगा। बट देखो रियलिटी ये है, साल में 2 बार एग्जाम से बल्कि बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। पहले सिर्फ एक बार स्ट्रेस होता था, अब 2 बार स्ट्रेस होगा। कोचिंग वाले और ट्यूशन वाले भी डबल प्रेशर डालेंगे, डबल फीस बच्चों से ले सकते हैं साल में 2 बार एग्जाम के नाम पे। और पेरेंट्स भी 2 बार बेस्ट मार्क्स एक्सपेक्ट करेंगे बच्चों से कि आपके पिछली बार इतने आए थे तो दूसरे एग्जाम्स में भी इतने आने चाहिए, इससे ज़्यादा आने चाहिए। तो बच्चों के ऊपर बल्कि प्रेशर स्ट्रेस बढ़ेगा, जो पहले एक बार होता था अब डबल हो गया। इवन देखो कुछ स्टूडेंट्स को ये भी दिक्कत आएगी, मान लीजिए उनके ना फर्स्ट एग्जाम में जो फरवरी मार्च में आयोजित होगा, मान लीजिए उनमें ना कम मार्क्स आए हैं किसी स्टूडेंट के, फॉर एग्जांपल महेश के, तो अब क्वेश्चन ये उठता है अगला एग्जाम मई में, सिर्फ 2 महीनों के बीच में है, तो 2 महीनों में महेश ऐसा क्या करे कि उसके मार्क्स इंप्रूव हो जाएं? क्या इस बारे में स्कूल मदद करेंगे? क्या ऐसे बच्चों को स्कूल में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा? अगर नहीं तो फिर क्या फायदा 2 बार एग्जाम लेने का? वो स्टूडेंट्स जिनके फर्स्ट एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं, उन्होंने खराब परफॉर्म किया है, उनके पास में गाइडेंस तो होनी चाहिए ना कि कैसे मार्क्स को इंप्रूव किया जाए। लेकिन नहीं, इस बारे में सीबीएसई ने कोई गाइडलाइंस नहीं दी है। फिर है लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। अब आप ना एक बार सोचो 2026 में ना कितने स्टूडेंट्स 10th का एग्जाम देंगे? 26.6 लाख। अगर देखो 2 बार एग्जाम होगा तो आंसर सीट्स का लोड जो है वो 1,72,00,000 से भी ज्यादा हो जाएगा। अब दिक्कत ये है इवेल्युएटर्स का शॉर्टेज है। इतने पेपर चेक करने के लिए तो आपको ट्रेन टीचर्स चाहिए, लेकिन इतने टीचर्स नहीं है। फिर देखो एग्जाम सेंटर्स के ऊपर भी ओवरलोड पड़ेगा। पहले से सीबीएसई देखो हर साल क्लास 12वीं के 20 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम भी कंडक्ट करता है। नंबर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक तरफ देखो 12वीं के एग्जाम का लोड रहता है, उसके बाद में फिर डबल एग्जाम होगा। क्या सीबीएसई इन सब चीजों को हैंडल कर पाएगा? और फिर देखो सिक्योरिटी एंड फेयरनेस का भी खतरा है। बार बार एग्जाम होने से लीक होने का रिस्क भी बढ़ सकता है। क्या सीबीएसई के पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो साल में 2 बार जो एग्जाम्स हैं वो स्मूथली कंडक्ट कर सकें? और क्या बाकी सीबीएसई के पास ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बाकी जो स्टेट बोर्ड्स हैं, जैसे बिहार का स्कूल एजुकेशन बोर्ड, यूपी का स्कूल एजुकेशन बोर्ड, क्या वो इस चेन से अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे? शायद नहीं। फिर देखो फाइनेंशियल एंगल भी आता है।
सीबीएसई ये कहता है कि एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस ना दोनों एग्जाम की एक साथ ली जाएगी। देखो सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना, उसके लिए फीस लेती है एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस, लेकिन अब 2 बार एग्जाम होंगे तो बच्चों से 2 बार फीस ली जाएगी। लेकिन गरीब बच्चों का क्या, जो कॉन्फिडेंट हैं एक ही बार में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, उनको तो बेफालतू की 2 बार फीस देनी पड़ेगी। वो नहीं चाहते, उनका कहना है कि हमने मेहनत की है, हम 2 बार फीस क्यों दें। समझ गए, ये भी दिक्कत है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्कॉलरशिप या फी रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर सीबीएसई ने अभी कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया है, और ये गरीब बच्चों के लिए अनफेयर है। इवन सीबीएसई कहती है कि कोचिंग सेंटर्स पे रिलायंस घटेगा अगर 2 बार एग्जाम होंगे तो। राइटर बोलते हैं भैया घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। कोचिंग सेंटर वाले और बेवकूफ़ बनाएंगे कि फर्स्ट एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं, हम स्पेशल गाइडेंस देंगे, आपके मार्क्स इंक्रीज करवाएंगे। तो कोचिंग सेंटर्स तो और इस प्रकार से बच्चों को डराना स्टार्ट कर देंगे। फिर है टाइमिंग का पॉइंट। टाइमिंग का पॉइंट क्या है, देखो अगर दूसरा एग्जाम मई में होगा तो रिजल्ट तो जून एंड तक आएगा, लेकिन आपको पता है स्कूल्स, चिड़िया आ गई, आपको पता है स्कूल्स देखो अप्रैल मई से क्लास 11वीं का एडमिशन शुरू कर देते हैं। तो जो बच्चे सेकंड अटेम्प्ट देंगे उनका एडमिशन लेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फेयर फी स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो देखो एक ही बार अटेम्प्ट लें उनको 2 बार के लिए फीस ना देनी पड़े। नेक्स्ट, क्वेश्चन पेपर का जो डिजाइन है वो इंप्रूव होना चाहिए ताकि रट्टा मारना वाला पैटर्न जो है पूरी तरह से हट जाए। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए ताकि लर्निंग आउटकम इंप्रूव हो। और सबसे लास्ट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की स्टडी होनी चाहिए। मतलब ये देखना चाहिए कि बाकी देशों में ये पैटर्न अगर इंप्लीमेंट किया गया है तो क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस से हमें सीखना चाहिए। कंक्लूजन में देखो ये बोला जा सकता है कि इंटेंट सीबीआई का अच्छा है, लेकिन सवाल सिर्फ एग्जीक्यूशन पे है। अगर सिर्फ एग्जाम का नंबर बढ़ाने से एजुकेशन बेटर होती तो सब जगह ये सिस्टम होता। इसलिए सॉल्यूशंस को एड्रेस करना चाहिए, मतलब जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, क्या यूरोप यूएस की सहायता के बिना रशिया से लड़ सकता है? यूरोप क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है? अब चूंकि यूएसए के ऊपर उनका जो विश्वास है वो कमजोर हो गया है, तो यूरोप क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है रशिया का मुकाबला करने के लिए? आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का ये आर्टिकल है। पिछले हफ्ते देखो फोन कॉल पे बातचीत हुई, एक तरफ ट्रंप थे, दूसरी तरफ थे पुतिन। इस बातचीत के बाद में ना रशिया के एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव, इन्होंने ना एक ट्वीट किया। ट्वीट में ना उन्होंने ये लिखा था, ये जो ट्रंप और पुतिन के बीच में फोन कॉल हुई है ना, ये एक आइडिया को प्रूव करता है। किस आइडिया को प्रूव करता है? कि डाइनिंग रूम में सिर्फ रशिया है और यूएसए है। सिर्फ 2 ही देश हैं डाइनिंग रूम में, सिर्फ यूएसए एंड रशिया। और खाने में क्या है? खाने में है ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, ब्रिटिश फिश चिप्स एंड पेरिस रूस्टर, और मेन कोर्स में है कीव स्टाइल कटलेट। आप बोलोगे सर ये क्या मतलब है ट्वीट का? इस ट्वीट का मतलब देखो ये है कि डिसाइड करने वाले सिर्फ 2 ही देश हैं डाइनिंग रूम में, एक यूएसए और दूसरा रशिया। और ये सब देश खाने में हैं। जैसे उन्होंने मेटाफर का यूज कर लिया, ब्रिटेन की जगह यूज कर लिया ब्रिटिश फिश, पेरिस रूस्टर, यानी ब्रिटेन और पेरिस जैसे जो देश है ना वो सिर्फ एपिटाइजर हैं, स्टार्टर नहीं होते खाने से पहले जो यूज होते हैं, इनकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। और मेन कोर्स क्या है? कीव स्टाइल कटलेट, मतलब कीव को बांटा जाएगा 2 देशों के द्वारा, यूएस के द्वारा और रशिया के द्वारा। तो रशिया के पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव का जो ट्वीट था ना, ये काफी एग्रेसिव था कि यूरोप के पास में कुछ नहीं है, डिसाइड करने वाले 2 ही देश हैं, रशिया और यूएस, इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। एक प्रकार से ना यूरोप का तिरस्कार कर रहा है ये ट्वीट, मजाक उड़ा रहा है। भाई तुम्हारे पास में डिसीजन मेकिंग की पावर ही नहीं है, तुम्हारा जो बॉस है यूएस से वो तुम्हारी तरफ से हमारे साथ नेगोशिएट कर रहा है। लेकिन देखो रशिया में ये साहस कैसे आया यूरोप का मजाक उड़ाने में? क्योंकि देखो ट्रंप का बिहेवियर ही ऐसा रहा है पिछले कुछ दिनों में। ट्रंप जो है यूक्रेन को फोर्स कर रहे हैं कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो, रशिया के साथ में डील करो, कंसेशंस दो, चाहे अपना नुकसान करो लेकिन शांति करो। तो अब शांति आ रही है रशिया की टर्म्स पे।
रशिया की शर्तों पर शांति आ रही है क्योंकि ट्रंप फोर्स कर रहे हैं। लेकिन देखो, हमेशा से ना रशिया यही चाहता था, क्या चाहता था कि हम ना यूरोप को अलग कर दें यूएसए के इन्फ्लुएंस से। रशिया हमेशा से यूएस और यूरोप के बीच में ना दरार डालना चाहता था, और ट्रंप ने पता नहीं चाहते हुए ना चाहते हुए रशिया की इस इच्छा को ना पूरा कर दिया, क्योंकि अब यूएसए और यूरोप के बीच में दरार आ चुकी है। लेकिन राइटर बोलते हैं, सोच समझ के विश करो, क्योंकि अगर वो तुमको मिल गया तो फायदे के बजाय ज्यादा नुकसान हो जाएगा। रशिया ये चाहता था हमेशा से कि यूरोप और यूएसए की दोस्ती खत्म हो, और अभी ये हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि इससे बल्कि रशिया को ज्यादा नुकसान हो जाए। कैसे? क्योंकि देखो, यूरोप को अभी समझ में आ चुका है कि भैया यूएसए के ऊपर रिलायबिलिटी ठीक नहीं है, उनके ऊपर निर्भर करना ठीक नहीं है। तो यूरोप अब अपनी खुद की मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहता है। यहां पे देखो, आप एक टर्म आपने सुनी होगी, कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन जैसे आप इजराइल में देखते हो, यूथ के लिए ना मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस होता है। मतलब हर एक यूथ के लिए मिलिट्री सर्विस करना अनिवार्य होता है, चाहे वो चाहता है या नहीं चाहता है। पहले ना ये कंस्क्रिप्शन का कंसेप्ट यूरोप के देशों में भी हुआ करता था, लेकिन कोल्ड वार समाप्त हो गया तो यूएसएसआर की चुनौती खत्म हो गई थी, तो फिर यूरोप के देशों ने ये कंस्क्रिप्शन के आइडिया को ड्रॉप कर दिया था। और जैसा हमारे देश में होता है ना फिलहाल, वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस, जो ज्वाइन करना चाहता है वो कर लो। तो इस सर्विस पे आगे बढ़े थे यूरोप के देश। बट अब देखो, इवन यूरोप के देश रशिया के थ्रेट से निपटने के लिए ना धीरे धीरे कंस्क्रिप्शन को फिर से ला रहे हैं। जैसे क्रोएशिया एंड सर्बिया दो देश हैं जिन्होंने कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस को इंप्लीमेंट कर दिया है। इसके अलावा डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, इन देशों में भी कंस्क्रिप्शन है, कई देशों से एक प्रकार का। और दूसरे देश भी कंस्क्रिप्शन लाने के बारे में विचार कर रहे हैं। क्यों विचार कर रहे हैं? क्योंकि रशिया से लड़ा जा सके। वैसे भी देखो, यूरोप का जो डेमोग्राफिक है ना, वो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मतलब वहां की जनता बूढ़ी हो रही है, क्योंकि वहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट कम है, कम बच्चे वहां पे पैदा हो रहे हैं, एवरेज एज इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कंस्क्रिप्शन को इंप्लीमेंट करना एक ऑब्वियस आइडिया था। इसके अलावा आप दूसरा पॉइंट देखिए, पिछले हफ्ते ना यूरोपियन यूनियन ने एक प्लान रेडी किया जिसका नाम है रेडीनेस 2030। इस प्लान के तहत यूरोप ना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को और ज्यादा मजबूत करेगा। प्लान में यह डिसाइड किया गया है, रेडीनेस प्लान 2030 में मैं हाईलाइट कर देता हूं। रेडीनेस प्लान 2030 में यह हाईलाइट किया गया है, हम ना यानी यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज 800 बिलियन यूरो आने वाले 4 सालों में खर्च करेंगे। किस पे? सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पे। क्यों खर्च करेंगे? क्योंकि यूएसए के ऊपर अब रिलाय नहीं हुआ जा सकता, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। 800 बिलियन यूरो में से 150 बिलियन यूरो कैपिटल मार्केट से उधार लिए जाएंगे, जैसे बॉन्ड बेच के ये सब, और बाकी जो 650 बिलियन यूरो है वो अलग अलग मेंबर कंट्रीज अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करेंगे डिफेंस पे। यूरोप में सबसे अमीर देश कौन सा है? जर्मनी। जर्मनी की पॉलिटिक्स में अब सहमति बन गई है कि भैया अब डिफेंस पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और लेकिन देखो, हां, एक चीज और है, अभी सबसे बड़ा जो इशू है ना यूरोप में सहमति का, क्या पूरे यूरोप में जितने भी देश हैं, क्या उनमें कंसेंसस है, खास करके मेजर कंट्रीज में, कि हां फिर से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को मजबूत करना है? देखो, अभी ना कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ डिविजन्स हैं। जैसे ये जो प्लान है ना रेडीनेस 2030, पहले इसका नाम रखा जा रहा था रीआर्म यूरोप। पहले इसका नाम ये रखा जाना था रीआर्म यूरोप, कि 800 बिलियन खर्च करेंगे, यूरोप को रीआर्म करेंगे, डिफेंस पे खर्चा करेंगे। लेकिन ना इटली और स्पेन ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि ये नाम जो है ना रीआर्म यूरोप, बहुत एग्रेसिव नाम है प्लान का, थोड़ा हम्बल नाम रखो। रीआर्म यूरोप से तो रशिया और प्रोवोकेट हो जाएगा। तो इटली और स्पेन की बात मानते हुए नाम रखा गया रेडीनेस 2030। समझ गए? इसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स के रोल की बात आती है। देखो, एक बात तो साफ हो गया है कि यूक्रेन के पास में अगर न्यूक्लियर वेपन्स होते तो शायद रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला ना करता। मतलब न्यूक्लियर वेपन्स की जो इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ गई है।
अब बहुत सारे देश हैं यूरोप के जो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करना चाहते हैं, जैसे पोलैंड एक कंट्री है। पोलैंड जिसको खतरा है रशिया से, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारा इंटरेस्ट है खुद के न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में। पहले तो देखो यूरोप यूएसए के ऊपर रिलाय कर लेता था कि हाँ भाई यूएसए हमारा दोस्त है और यूएसए के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो यूरोप यूएसए के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आता था, यूएसए के न्यूक्लियर छतरी के नीचे आता था। लेकिन अब यूएसए के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो अब यूरोप के देश खुद ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कैसे न्यूक्लियर डेटरेंस हासिल किया जाए। यूरोप में देखो दो देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एक फ्रांस और दूसरा यूके। लेकिन दिक्कत यह है दोनों देशों के पास मिला के बिना सिर्फ 500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि रशिया के पास अकेले 6000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो कैसे यूरोप न्यूक्लियर वेपन्स का मुकाबला करेगा, रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स का? इस दिशा में देखो फ्रांस ने ना जो बड़ी यूरोपियन पावर्स है ना उनको इनवाइट किया, उनको बोला कि देखो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हम चाहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स यूरोप के काम आए। फ्रांस तो देखो हमेशा से यूरोप की सिक्योरिटी में मेन रोल निभाने की एस्पायरेशंस रखता आया है, वो ये सोच रखता आया है कि हम यूरोप में मेजर रोल प्ले करें, मेजर पावर इमर्ज होके आए। लेकिन देखो दिक्कत जानते हो क्या है? एक तो मैंने आपको बता ही दिया, रशिया के पास 6000 हैं, ब्रिटेन और फ्रांस के पास मिला के ही 500 हैं। दिक्कत यह है, पहली तो बात, फ्रांस कहता है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स यूरोप की सिक्योरिटी में काम आ सकते हैं, बट देखो फ्रांस कभी ना डिसीजन मेकिंग पावर दूसरों के पास में नहीं जाने देगा। फ्रांस सोचेगा कि देखो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की जो डिसीजन है वो हमारे पास ही रहनी चाहिए। तो क्या यूरोप के बाकी देश इस आइडिया को स्वीकार करेंगे? वो फ्रांस को बोलेंगे कि भैया तुम न्यूक्लियर वेपन्स की छतरी हमें प्रोवाइड कर रहे हो, सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कर रहे हो, तो कि हम आपको देंगे, तो डिसीजन मेकिंग भी तो शेयर करो। फ्रांस नहीं मानेगा। और देखो ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाना आज के समय में ज़्यादा टेक्नोलॉजी चैलेंज्ड भी है, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होगा, वो डेवलप करने में टाइम लगेगा, एक्सपेंसिव भी है, पैसा बहुत सारा जाएगा। और दूसरा एक ट्रीटी भी तो है, एनपीटी ट्रीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। अगर यूरोप के ये देश ही जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, शांति की बात करते हैं, वही अगर इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे तो बाकी देश तो क्या ही मानेंगे। तो कम से कम मोरल ओब्लिगेशन तो है एनपीटी ट्रीटी का। तो ये दिक्कत है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो हमेशा से ना रशिया यूरोप को यूएसए से अलग करना चाहता था, जो बात मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोली। इसके लिए ना रशिया की दो स्ट्रेटेजीज हुआ करती थी। एक तो हिलेंस्की अकॉर्ड। हिलेंस्की अकॉर्ड देखो 1970s में हुआ था। हिलेंस्की अकॉर्ड पहली स्ट्रेटेजी रशिया की कि यूरोप को यूएसए से अलग किया जाए। इस स्ट्रेटेजी में ना रशिया यूरोप के देशों को ना ये समझाने की कोशिश करता है कि भैया तुम्हारे नजदीक तो हम हैं ज्योग्राफिकली, तुम्हारा इतिहास हमसे लिंक्ड है, तो तुम यूएसए के पास क्यों जा रहे हो? हम नेचुरल पार्टनर हो सकते हैं, हम पड़ोसी देश हैं। ये सब रशिया यूरोप के देशों को समझाने की कोशिश करता है कि भैया हम आपके नेचुरल दोस्त हैं, ना कि यूएसए। तो हिलेंस्की अकॉर्ड में ये सब डिसाइड हुआ था कि सभी देश एक दूसरे की सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट करेंगे और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली सोल्व किया जाएगा, इंटरवेंशन नहीं किया जाएगा, किसी दूसरे देश में सोवरेनिटी का वायलेशन नहीं किया जाएगा। तो ये पहली स्ट्रेटजी है रशिया की यूरोप को यूएसए से अलग करने की, हिलेंस्की अकॉर्ड। इसमें है रशिया यूरोप को समझाने की कोशिश करता है कि हम नेचुरल पार्टनर हैं। दूसरा है याल्टा कॉन्फ्रेंस। याल्टा कॉन्फ्रेंस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, जो बड़े लीडर्स थे ना, जैसे यूएसएसआर के स्टालिन और विंसेंट चर्चिल यूके के, रोजवेल्ट ये यूएसए के थे। इसमें क्या था कि जो बड़ी पावर्स हैं वही डिसीजन लेती हैं, वही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिसाइड करती हैं, छोटे देशों की कोई औकात नहीं है। ये है याल्टा स्ट्रेटेजी। इसमें क्या है, इस स्ट्रेटेजी में ना रशिया ये कोशिश करता है कि सीधा यूएसए से डील किया जाए और यूएसए को कन्विंस किया जाए कि भैया हम अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिसाइड कर लेते हैं और यूरोप को लेकर लड़ते नहीं हैं। लेकिन देखो राइटर बोलते हैं ना, तो देखो हिलेंस्की स्ट्रेटेजी आज के समय में एप्लीकेबल है और ना ही याल्टा स्ट्रेटेजी। क्योंकि बेशक ट्रंप ने रशिया को छूट दे दी कि आप रशिया के कुछ पोर्शन पे अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश कर लो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। बेशक ट्रंप ने छूट दे दी रशिया को, लेकिन यूरोप कभी नहीं मानेगा। यूरोप रशिया का इन्फ्लुएंस अभी नहीं स्वीकार करेगा। रशिया की दादागिरी यूरोप स्वीकार करने के मूड में नहीं है।
राइटर बीच में एक पॉइंट ये भी बोलते हैं कि देखो, रशिया अगर यूं सोचता है ना कि यूएसए के बिना यूरोप हमारा सामना नहीं कर सकता, तो गलत है। यूरोप की टोटल पॉपुलेशन है 350 मिलियन। यूरोप की टोटल जीडीपी है $16 ट्रिलियन, जबकि रशिया की पॉपुलेशन सिर्फ $140 मिलियन है और रशिया की जीडीपी सिर्फ $2.2 ट्रिलियन है। तो यूरोप आसानी से रशिया का मुकाबला कर लेगा। बस एक चीज की जरूरत है, एकजुट होने की। अगर यूरोप एकजुट हो जाता है, जॉइंट स्ट्रेटजी डिसाइड कर लेता है, तो फिर देखो रशिया यूरोप के सामने स्टैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन रशिया यही उम्मीद करता है कि यूरोप ना यूनाइटेड नहीं होगा, यूरोप के अंदर इंटरनल डिविजन्स आ जाएंगी और वो मिलके हमारा सामना नहीं करेगा। ये रशिया की उम्मीद है यूरोप से। अब देखना ये होगा, यूरोप रशिया के अगेंस्ट एकजुट होता है या फिर इंटरनल डिवीजन सामने आती है रशिया का मुकाबला करने में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वाटर कंजर्वेशन एंड कम्युनिटीज के रोल से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो, इंट्रोडक्शन में ये बोला जाता है, दुनिया में देखो पानी की जो शॉर्टेज है ना वो बढ़ रही है और भारत भी इस चैलेंज से गुजर रहा है। 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे। इस मौके पे ना प्रधानमंत्री मोदी ने ना कलेक्टिव एक्शन से पानी बचाने की जरूरत बताई। मतलब हम सब मिलके जब कम्युनिटी एक्शन लेगी, और इसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ना एक अभियान लॉन्च किया, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025। मतलब ये इनिशिएटिव भी किस पे फोकस करता है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे फोकस करता है। अब थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। देखो, राइटर ये बोलते हैं, सबसे पहले भारत में जो वाटर पॉलिसीज होती है ना, उनमें कम्युनिटीज का रोल होता है, लेकिन ये रोल ना सिर्फ जो वाटर सोर्सेज है ना उनको मैनेज करने तक सीमित होता है। डिसीजन मेकिंग में कम्युनिटीज का रोल नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है वाटर यूज एसोसिएशंस का। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो देखो किसानों को ना इरिगेशन मैनेज करने का अधिकार देती हैं। लेकिन देखो डिसीजन मेकिंग किसके पास में है? डिसीजन मेकिंग पावर स्टेट अथॉरिटीज के पास में रहती है। मतलब काम तो दे दिया, पर नीति बनाने का हक कम्युनिटीज के पास में नहीं है। जरूरी क्या है? जरूरी देखो ये है, कम्युनिटीज को ना डिसीजन मेकिंग में भी रोल दो, और जो कम्युनिटीज का ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स है ना, जैसे कोई ट्राइबल ग्रुप्स हैं पुराने तरीकों से पानी कंजर्व कर रही हैं, तो उन टेक्निक्स को भी ना डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाओ। उनके तरीके से भी पानी कंजर्व हो, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। और यूनिफॉर्म पॉलिसी से बचना होगा। मतलब हर जगह आप सेम पॉलिसीज नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, क्योंकि हर जगह इकोसिस्टम अलग है। पॉइंट समझ गए ना? हर जगह यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि देखो सारी जो कम्युनिटीज है ना वो पानी की समस्या से सेम तरीके से अफेक्टेड नहीं होती। कुछ ग्रुप्स जो है वो पानी की समस्या से ज्यादा अफेक्ट होते हैं, जैसे दलित और आदिवासी कम्युनिटीज, जो देखो वाटर क्राइसिस से ना सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। गरीब किसान मान लीजिए, जो देखो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने से या फिर बारिश की कमी से ना सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। महिलाएं मान लीजिए, जो अक्सर देखो दूर दराज के एरिया से पानी लाती हैं, उनके लिए पानी की कमी एक बड़ा बर्डन, एक बड़ा बोझ होता है। समझ गए? इसलिए यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। और जब पॉलिसीज बनाई जाएं तब देखो वो ग्रुप्स जैसे महिलाएं हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, तब देखो इन सब ग्रुप्स की नीड्स को भी प्रायोरिटी दी जाए। इनका भी एक से होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, इनका रोल होना चाहिए। फिर आता है तीसरा पॉइंट। आज देखो आप फॉरेस्ट मान लीजिए, वाटर सोर्सेज मान लीजिए, लैंड या फिर बायोडाइवर्सिटी, ये सारी जो चीजें हैं ना अलग अलग पॉलिसीज और अथॉरिटीज इन्हें रेगुलेट करती हैं। मतलब समझ गए, फॉरेस्ट के लिए अलग पॉलिसीज हैं, वाटर के लिए अलग, लैंड के लिए अलग, बायोडाइवर्सिटी के लिए अलग, और इनको रेगुलेट करने वाली बॉडी भी अलग अलग है। इस वजह से देखो एक ना इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बन पाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूं, देखो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो फॉरेस्ट मैनेज करता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खेती वगैरह देखता है। तो देखो अगर सारे अलग अलग पानी से संबंधित पॉलिसीज बनाएंगे तो देखो एक कंप्लीट सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। इसलिए देखो आवश्यकता यह है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, जिसमें ना इकोलॉजी के ना सारे कंपोनेंट्स कंसीडर किए जाएं। समझ गए? एग्जाम्पल भी आपको देता हूं, जैसे देखो ओरेंज का एग्जाम्पल है। ओरेंज मतलब पवित्र फॉरेस्ट, पवित्र जंगल। अब ओरेंज ना एक रिलीजियस और कल्चरल सिस्टम होते हैं
जो देखो पानी को कंजर्व करने का भी काम करते हैं। ओरेंज में क्या होता है, ट्री और ग्रास कवर बढ़ता है जो देखो पानी रिटेंशन में मदद करता है। तो इसी प्रकार की अप्रोच को ना पॉलिसी में लाना चाहिए, जैसा ओरेंज में है। ओरेंज जैसे राजस्थान के पवित्र फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है ना, तो पवित्र फॉरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे मतलब ट्री प्रोटेक्ट हो रहे हैं, ग्रास कवर प्रोटेक्ट हो रहे हैं, तो इनसे जो पानी का रिटेंशन है वो भी तो बढ़ता है ना, मतलब पानी भी कंजर्व हो रहा है। तो इस प्रकार से इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। फिर आता है इसके बाद में चौथा मुद्दा। चौथा मुद्दा क्या है, मोर देन ह्यूमन पर्सपेक्टिव। देखो आजकल पानी की ज्यादातर जो पॉलिसीज है ना वो किस पे फोकस करती हैं, इंसानों पे फोकस करती हैं। लेकिन देखो पानी का कनेक्शन ना इंसानों से ज्यादा आसपास के इकोसिस्टम से होता है, जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, पेड़ कितने हैं, सारी चीजें। तो एग्जाम्पल में राइटर ये बोलते हैं, कुछ कम्युनिटीज देखो वेस्टर्न इंडिया में ना इरिगेशन का पानी तभी निकालती हैं जब एनिमल्स और इकोलॉजी के लिए पानी बचा हो। इवन जुडिशरी ने भी ना राइट्स ऑफ नेचर को प्रमोट किया है अपनी जजमेंट्स में। जुडिशरी का कहना है नेचर का भी अधिकार है, सिर्फ इंसान के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, मतलब सिर्फ इंसानों का नहीं पूरे इकोसिस्टम का ख्याल रखना जरूरी है। बट अभी जो भी सरकार पॉलिसी बनाती है वो इंसानों के मद्देनजर ज्यादा बनाती है। तो वाटर पॉलिसीज में ना नॉन ह्यूमन इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड किया जाए और पानी का सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, कंजर्वेशन भी होना चाहिए। फिर आता है पांचवा मुद्दा। पांचवा मुद्दे में देखो ये बोला जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से ना भारत का वाटर गैप बढ़ने वाला है, मतलब जितना पानी हमें चाहिए, जितना अवेलेबल है, वो गैप बढ़ने वाला है। और ये नेचर जर्नल की रिपोर्ट कहती है, समझ गए। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपने देखा होगा रेनफॉल पैटर्न जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिससे रिवर में पानी का फ्लो जो है वो प्रभावित हो सकता है, ड्रोट्स और फ्लड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ गई है। तो सॉल्यूशन क्या है, हमें देखो क्लाइमेट रिजिलियंट जो वाटर सिस्टम है वो डेवलप करना होगा। क्लाइमेट चेंज से हमें अडेप्ट करना होगा, मान के चलना होगा कि क्लाइमेट चेंज तो आ रहा है, अब हम वाटर सिस्टम कैसे डेवलप करें कि क्लाइमेट चेंज से हम अडेप्ट कर पाएं। समझ गए, मतलब पानी की पॉलिसीज को और क्लाइमेट चेंज को दोनों को आपस में अलाइन करना होगा। तो ये पांचवा मुद्दा है। कंक्लूजन में देखो राइटर ये बोलते हैं सिर्फ स्कीम्स लाने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होंगी, कम्युनिटीज की नॉलेज, उनकी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं वाटर को मैनेज करने की, उनको भी शामिल करना होगा। और देखो वाटर कंजर्वेशन ना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर लेवल पे पार्टिसिपेशन जरूरी है, सरकार के लेवल पे, समाज के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। पानी की वैल्यू सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं है बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए पानी की वैल्यू है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। हमने देखो सी राजा मोहन का आर्टिकल डिस्कस किया इंडियन एक्सप्रेस से, किस प्रकार से रशिया जो है वो यूरोप और यूएसए के बीच में रिश्तों में जो दरार आई है उससे खुश है। रशिया हमेशा से ऐसा ही चाहता था, बट अब देखो यूरोप भी अपने आप को ना रीआर्म करेगा। रीआर्म मतलब $800 बिलियन खर्च करेगा ताकि अब यूएसए के ऊपर वो रिलाई नहीं हो सकते, तो वो अपनी खुद पे डिफेंस कैपेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। उनका एक प्लान है रेडीनेस 2030, ये प्लान है। $800 बिलियन यूरो खर्च करेंगे। और इवन न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। अभी ना फ्रांस और यूके के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन दिक्कत यह है इन दोनों के पास मिला के कम है, 500 हैं, जबकि अकेले रशिया के पास में 6000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में टेक्नोलॉजी की जरूरत है, पैसा लगेगा, तो ये सब कुछ है। लेकिन रशिया को ना ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि यूएसए की मदद के बिना यूरोप कुछ नहीं कर सकता। यूरोप की पॉपुलेशन मिला के रशिया से ज़्यादा है, यूरोप की जीडीपी मिला के रशिया से ज़्यादा है। यूरोप की है $16 ट्रिलियन और रशिया की है सिर्फ $2.2 ट्रिलियन। लेकिन रशिया इस बात पे उम्मीद कर रहा है कि यूरोप एकजुट नहीं रहेगा, आपस में इंटरनल डिविजन्स आ जाएंगे। फिर ये सीबीएसई वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि कैसे सीबीएसई साल में 2 बार एग्जाम लेगी 10th के। सीबीएसई कहती है इससे रट्टा मारना दूर होगा, कंसेप्चुअल लर्निंग प्रमोट होगी। लेकिन राइटर क्वेश्चन उठाते हैं कैसे, क्योंकि देखो सिर्फ आप 2 बार एग्जाम ले रहे हो, क्वेश्चन पेपर चेंज करोगे नहीं चेंज करोगे, अभी तक आपने ये क्लैरिफाई नहीं किया है। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, इतनी सारी कॉपीज इवेल्युएट करना, इसके अलावा फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, कुछ गरीब बच्चे 2 बार एग्जाम फीस नहीं दे सकेंगे। तो ये सारी दिक्कतें हैं। एकेडमिक कैलेंडर भी डिसरप्ट होगा, अगर दूसरा एग्जाम मई में होगा तो फिर एडमिशन कम होंगे। रिकमेंडेशंस में राइटर ये बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट प्रमोट करो
और जो बच्चे फर्स्ट एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग फिर से करवाई जाए, मतलब उनको फिर से पढ़ाया जाए। फीस स्ट्रक्चर रिवाइज होना चाहिए, गरीब बच्चों से 2 बार फीस ना ली जाए, पायलट बेसिस पे ट्राई की जाए, स्कीम फिर पूरे देश में इंप्लीमेंट की जाए। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक तो सीबीएसई वाला और एक पानी कंजर्वेशन वाला जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।